हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट सितंबर 2016 का ईवीएस पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि चील, गरुड़, गिद्ध, तो ये हमारे जो पक्षी होते हैं, इनकी जो दृष्टि होती है वो मनुष्यों से 4 गुनी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। ये राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो खेती होती है, जिसको फसल कटने के बाद जिसको जलाया जाता है, वो हमारी कौन सी खेती होती है? झूम खेती होती है, जो कि पूर्वी भारत में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो नंबर बी है इसका राइट ऑप्शन, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो सांप है वो सुन नहीं सकता, वो बस जो कंपन होता है ना धरती पर, उसके इशारे पर ही वो मतलब इधर उधर अपना सर घुमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर है। अब 4 देखिए क्वेश्चन क्या है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन कैसा है? सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं परिवार कई तरह के होते हैं। एकल परिवार, संयुक्त परिवार। ठीक है, नंबर 5 है। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। कैसी होती है? अम्लीय। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के जो पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है, जिसका pH 7 से कम होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है 7 से कम होता है, जैसे कि एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों के पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए है। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्यवान चीज़ें हो ना हो। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पर्यावरण होती है उससे जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो पत्तियां हो गई, पेड़ पौधे हो गए, उनको भी हम सामग्री के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो मूल्यवान हो या ना हो, इसका कोई नहीं वैल्यू है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका गलत है। ए, बी, डी आपके ठीक है। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। यानी कि 3 कथन जो है वो आपके सही हैं, इसमें एक कथन गलत है, उसको आपको पहचानना है। तो सारे ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। प्राणों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो अंक उपलब्धि है, इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो इसका ये कथन जो है हमारा वो मतलब इसमें पूछा है ना कौन सा गलत कथन है, तो ये आपका गलत कथन है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर दत्त कार्य
ये आपका सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, सामूहिक, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, कि निम्न विकल्पों में से कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं? उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो यहाँ पर प्रयोग। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, प्रयोग करके उस चीज़ को नहीं देख सकता, ये एक इतिहास की बात हो गई है। ठीक है, तो बच्चा इस चीज़ के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षक बच्चे को अपने घरों में रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। इसमें कौन सा अभिप्राय नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तो ये एक कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि रद्दी सामग्री से बनाया तो उसमें से हम एक श्रेष्ठ बच्चा ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये जो सी आपका है वो शैक्षिक अभिप्राय से नहीं है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। इससे क्या होगा, शिक्षकों का स्व आकलन। भाई शिक्षक योजना, क्रियाकलाप, ये सारी चीज़ें पर नहीं ध्यान देगा तो ये तो आपका नहीं होगा। बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, दोनों का नहीं होगा, क्योंकि जब शिक्षक का नहीं होगा तो यहाँ पर शिक्षक वाले तीनों ही ऑप्शन गलत है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों का स्व आकलन। भाई बच्चा ही तो अपने आप में आकलन कर रहा है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कैसी बनाई है, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चा अपने बारे में सोच रहा है, अपना आकलन कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। अब देखिए 14वां क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं बच्चा जिस भाषा को अच्छे से आसानी से समझ सकता है वो उसकी घरेलू भाषा होगी, जो रोज़मर्रा में वो यूज़ करता है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना, राइट है ये। अवलोकन का विकास करना, ये भी ठीक है। वर्गीकरण और कौशल का विकास करना, ठीक है। डाटा संग्रह, ठीक है, डाटा संग्रह पर इतना ज़्यादा जोर नहीं, डी वाला नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए, बी और सी हो जाएंगे राइट ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, जैसे पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। ये एक कारण कौन सा है? एक कारण इसमें कौन सा है? डी। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ए, बी, सी, डी ये चारों ही यहाँ पर सही हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका समझ लीजिए आप लोग क्या है यहाँ पे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया, बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना भी है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना भी है, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना है। तो ये चारों ही सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, प्रश्न संख्या 18 से 20 निम्नलिखित अवतरण से आधारित है, मतलब एक पैराग्राफ दिया है उससे रिलेटेड है आपकी 18 से 20, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपके उसी से रिलेटेड हैं। देखिए क्या है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे में ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ये बच्चे क्या है,
वाष्पीकरण के बारे में उनके जो वैकल्पिक विचार हैं, है ना, उनको ही तो बता रहा है भाई। बच्चा जो देख रहा है उसके जो पूर्व विचार हैं, जो उसके मन में आ रहा है, वो उनको बता रहा है, ठीक है। तो ये 7 से 8 वर्ष के बच्चों का वाष्पीकरण के बारे में दिया गया उत्तर ये प्रदर्शित करता है कि बच्चों में वाष्पीकरण के बारे में विकल्पी विचार हैं, मतलब अलग अलग विचार हैं, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, तुरंत नहीं बताना है आपको, क्योंकि उनकी अपनी एक थिंकिंग होती है बच्चों की, ठीक है। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, ये सबसे सही है। बच्चे चार्ट से जितना अच्छे से समझते हैं, सी वाला सही है आपका। बच्चे चार्ट से जितना अच्छा समझते हैं, मैप से जितना अच्छा समझते हैं, वो सिर्फ आपको अगर बोल कर बताएंगे तो वो अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टीचिंग मटेरियल ऐड लेंगे, चार्ट, उसके द्वारा बच्चों को बताएंगे कि कैसे जल चक्र वर्क करता है। 20 क्वेश्चन है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र का आरेख बनाइए, उसे नामित कीजिए। तो पहले हम बच्चों को समझाएंगे कि जल चक्र क्या होता है। तो जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। ये पॉइंट एक्स, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, 5 लाभ 6 लाभ वाला। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? इसमें क्या होगा, क्वेश्चन सी इसका राइट ऑप्शन है। जब हम बच्चे से ये पूछेंगे क्या होता है कि यदि जल चक्र होता ही नहीं, तो बच्चे अपनी थिंकिंग यूज़ करेंगे, अपने जो विचार हैं उनको बताएंगे, भले ही वो विचार अलग अलग ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये आपका जो है वो मेन क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ये हम पहले ही कह चुके हैं कि आप लोग मैप देखते रहिए, क्योंकि मैप देखने से ही आपको पता चलेगा कौन सा राज्य किसके आसपास है। तो जम्मू कश्मीर के आसपास कौन से राज्य है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ये घर वाला आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे हर शिफ्ट में, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़कर समझ कर जाइएगा कि कौन सी जगह पर कौन सा घर है और कौन सी जगह पर किस तरह का खाना खाया जाता है, ठीक है। घर और खाना ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो मनाली में कौन से घर होते हैं? मनाली में कौन से होते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर, ठीक है। मनाली में पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। ढालू छत क्यों होती है? क्योंकि मनाली में बर्फ़ गिरती है, तो ढालू छतें होंगी तो वो मतलब फिसल जाएगी। राजस्थान में कैसे होते हैं? राजस्थान में होती हैं कटीली झाड़ियों के घर, ठीक है। कटीली झाड़ियाँ होती ना, तो उनके जो झाड़ियों की छाई जाती हैं, जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की होती हैं। असम में कैसे होता है? असम में क्या होता है? बारिश बहुत होती है, तो बांस के खंभों से बने ऊंचे उठे हुए घर, बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो बांस के खंभों पर अपना ऊंचा उठा हुआ घर बनाते हैं। लद्दाख में हमने बहुत पहले भी आपको बताया है कि 2 आपके इस तरह के घर होते हैं, 2 मंजिल होती है, पत्थर के बने होते हैं, जिसकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको मैचिंग को अच्छे से समझ लीजिए। तो आपका ए वाले का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है। 23 देखते हैं, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन कैसी होती है? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार, ये जनादेश किसके द्वारा जारी किया गया है? जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा, ठीक है। 25 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, या हमारे जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। और ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि जैसे मलेरिया है तो उसका कौन सा परजीवी है, कौन सा मच्छर है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि मादा मच्छर एनाफ्लीज, ठीक है। तो डेंगू का कौन सा है? यहाँ पर लिखा है एडीज़ मच्छर जो होता है वो डेंगू का कारण होता है, ठीक है। और इनसे जैसे मलेरिया है तो उसके लिए कौन सी पेड़ की छाल यूज़ करते हैं, ठीक है, कुनैन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए 26 है, घटपर्णी पौधा क्या होता है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की ध्वनियाँ निकालता है? नहीं। इसका मुंह छोटी छोटी कट्टियों से ढका होता है? जी नहीं, भारत में नहीं पाया, भारत में पाया जाता है। मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका? मेंढकों, कीड़ों और मकोड़ों को, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मेंढक को खा पाता है या नहीं खा पाता है, किस तरह के जानवरों को खा पाता है। छोटे जो कीड़े होते हैं उनको ही, तो आप समझ सकते हैं मेंढक कितना बड़ा होता है, वो मेंढकों को भी खा जाता है, तो वो बहुत ही बड़ा होता है जो घटपर्णी पौधा होता है। ठीक है, 27 देखते हैं यहाँ पर। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? सभी जानते हैं भाई, आंवला, पालक, गुड़, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। 28 हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, मिर्च कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से, याद रखना ये। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता जो होता है वो कबूतर की तरह ही होता है। तो ये जो है वो हमेशा कटीली झाड़ियों यानी कैक्टस के बीच में अपना घोंसला बनाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये हमारा क्या है? स्लॉथ है। और आपका राइट आंसर तो यहाँ पर स्लॉथ है। स्लॉथ कैसा है? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है और ये दक्षिण एवं मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे जितने भी पशु पक्षी हैं उनसे रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी 3rd to 5th में दिया गया है, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना ईवीएस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो उसमें से मिलेंगे ही, और जो कुछ छुपे हुए क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको उनमें ढूंढने होंगे, उनके आंसर आपको खुद बनाने होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।